सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 मशीन डिज़ाइन का। और ये वीडियो जैसे कि आपको पता है जूनियर इंजीनियरिंग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो ये जेई है वो चाहे एसएससी का हो चाहे आरआरबी का हो, आपको हर जगह ये वीडियो हेल्प करेगी। पहली बात तो ये वीडियो में बहुत ज़्यादा डीप में जाकर हम चीज़ें को डिस्कस नहीं करेंगे, डिज़ाइन पैरामीटर्स पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें गेट में भी ये टॉपिक जनरली नहीं है। यूनिवर्सिटी लेवल पे आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो, एग्ज़ाम देना है कि आपको डेरिवेशन वगैरह या फिर डिज़ाइन के कैलकुलेशंस वगैरह करने हैं। सिंपल क्वेश्चन टॉपिक से बनता है, वही चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं, थ्रेडेड जॉइंट एंड पावर स्क्रू से। वही सब चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी रहता है, ठीक है? तो जनरली जो चैप्टर 4 है हमारा थ्रेडेड जॉइंट एंड पावर स्क्रू, इसे आप देखोगे ना, अभी से मैंने लगभग 10 साल का पेपर देखा। 10 साल का पेपर देखा तो पेपर में मुश्किल से 4 से 5 बार ही क्वेश्चंस इसमें से आए हैं। ठीक है? बहुत कम क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, इसलिए क्वेश्चंस भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे पास कम है। वीडियो के लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएँगे, तब आप देख ही सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्रेडेड जॉइंट एंड पावर स्क्रू। तो वन बाय वन हम पावर स्क्रू को पहले पढ़ेंगे, फिर थ्रेड जॉइंट को हम पढ़ेंगे, पर थोड़े बहुत हम बेसिक पैरामीटर्स को देख लेते हैं। काफ़ी दिक्कत हुआ मुझे ये, नोट्स भी नहीं है, लॉकडाउन में मैं भी अभी घर आया हुआ हूँ, तो नोट्स भी नहीं है, इंटरनेट से बहुत मुश्किल से चीज़ें ढूँढना पड़ा, उसका मटेरियल तैयार करना पड़ा, ठीक है? सो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहता है, यहाँ पॉइंट्स बाय पॉइंट्स चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ के भी समझ सकते हो, बट मैं कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की, ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है? नाउ इन थ्रेड जॉइंट टू और मोर मशीन मेंबर्स आर जॉइंट टुगेदर। जैसे कि आप जानते हैं, हम वेल्डेड जॉइंट पढ़े थे, हमने बट जॉइंट पढ़ा। जनरली क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा जो नंबर ऑफ पीसेस ऑफ मेटल से उनको जॉइन करने के लिए हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। सेम हमारा थ्रेड जॉइंट भी है। नट बोल्ट का एग्जांपल सबसे बेस्ट है, दिस इज़ नट एंड दिस इज़ बोल्ट। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नट क्या होता है, बोल्ट क्या होता है। ध्यान देना, जिसको हम कसते हैं नट, और ये जो आपका शैंक जिसका लेंथ होता है वो बोल्ट है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? नाउ दिस आर नॉन परमानेंट टाइप ऑफ जॉइंट। जैसे कि मैं आपको बताया था कि परमानेंट जॉइंट होता है, एक फास्टनर्स की बात किया जाए तो परमानेंट जॉइंट आता है, और एक होता है टेम्पोररी जॉइंट। परमानेंट जॉइंट में हमारा रिवेट और वेल्डिंग जॉइंट आता है, टेम्पोररी जॉइंट में हमारा नट एंड बोल्ट या स्क्रू ये आता है, ठीक है? विदा और ये सब चीजें हैं। आगे लिखा है क्या कि थ्रेड आर फॉर्म बाय कटिंग अ हेलिकल ग्रूव ऑन द सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल रॉड और सिलिंड्रिकल रोल। तो जनरली ये हमारा बोल्ट बनता कैसे है, बोल्ट के लिए क्या करते हैं, एक हम सिलिंड्रिकल रॉड लेते हैं और उस पे हम ग्रूव काट लेते हैं, या तो विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग से भी होता है, मशीनिंग से भी होता है, और कोल्ड रोलिंग से भी होता है ये प्रोसेस। ठीक है, आगे भी हम देखेंगे किस तरीके से ये बनता है। और भी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, सिलिंड्रिकल सॉरी थ्रेडेड फास्टनर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड वाइड वेराइटीज अवेलेबल फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन एंड एप्लीकेशन। देखो, नट बोल्ट का जैसे अगर आप बाइक में नट बोल्ट का यूज कर रहे हो तो बाइक पे है, बहुत कम लोड है। आपके ट्रक के नट बोल्ट और बाइक के नट बोल्ट में बहुत ज्यादा अंतर होता है। ट्रक के नट बोल्ट की डाया ज्यादा होती है, पिचेस की बात की है, थ्रेड की पिचेस, थ्रेड लेंथ, ये लिखा है ना, थ्रेड लेंथ ज्यादा होता है, पिच ज्यादा, पिच बहुत नॉमिनल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा लोड सहना, ज़्यादा शियर, ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह लगता है। तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम इसकी डिज़ाइन करते हैं। These are easy to manufacture and high accuracy can be maintained. Yes, with the help of generally जो नट बोल्ट मैंने एक्चुअली इंडस्ट्री लेवल पे मैंने खुद देखा है, जनरली ज़्यादातर कंपनी में जो बोल्ट बनते हैं, ये थ्रेड रोलिंग से ही बनता है। कोल्ड जनरली क्या करते हैं, हम सिलिंड्रिकल इस तरीके का लेते हैं, एक हमारा प्लेट रहेगा, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग होती है, शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। तो जनरली क्या रहता है कि इस तरीके का एक उनके पास इस तरीके का प्लेट होगा, उसपे इस तरीके के थ्रेड के वो बने होंगे, ठीक है? इस तरह के खूब सारे चोखिने-चोखिने शार्प एजेस बने होते हैं उस प्लेट पे, और इसके ऊपर एक रोलर मशीन टाइप का होता है। तो करते क्या है, आप अपने बोल्ट को यहाँ पे इस तरीके से पुट कीजिए, अपने बेल्ट बोल्ट को डालिए, जैसे ये क्या होगा, ये बोल्ट यहाँ से घूमते-घूमते यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है? तो पहले जो बोल्ट डाले आप, उस पे कोई भी देखो थ्रेड्स नहीं है, बट आफ्टर दैट जब यहाँ पे बोल्ट निकलते हैं, तो उस पे थ्रेड आ जाते हैं, है ना? तो ये ज़्यादातर ये प्रोसेस ही हम इसको यूज़ करते हैं। नाम नहीं याद आ रहा है यार, क्या बोला? जनरली कोल्ड वर्किंग ही बोलते हैं, कोल्ड रोलिंग सॉरी, कोल्ड रोलिंग बोला जाता है प्रोसेस को। आगे देखिए, होल आर रिक्वायर्ड इन मशीन पार्ट टू बी असेंबल बाय थ्रेड जॉइंट
which leads to stress concentration. कभी-कभी क्या करते हैं गाइस, हमारा जो बोल्ट होता है ना, बोल्ट में यहाँ पे हम ग्रूव प्रोवाइड कर देते हैं। बोल्ट में काफ़ी सारे आप देखोगे जो जहाँ पे जिस स्ट्रेस वाले जो बोल्ट होते हैं, जहाँ पे आपने बोल्ट लगाया वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस है, तो हम बोल्ट में इस तरीके का होल या ग्रूव हम प्रोवाइड कर देते हैं। या फिर कभी-कभी आप देखोगे इधर साइड भी रहता है होल। इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन यहाँ पे कम होता है। आपकी जो जॉइंट्स है ना, यहाँ पे या फिर पिच के स्ट्रेस कंसंट्रेशन आप जानते ही हो क्या होता है, वो कम होता है। उसकी वजह से आपका जो बोल्ट है स्ट्रेस के थ्रू तो जल्दी फेल नहीं होगा। Another disadvantages is that thread joint tends to loosen when subjected to vibration. इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है और ये आप डे टू डे लाइफ में देखो। अगर आपके पास बचपन में आप साइकिल खरीदे होगे, देखते होगे हर 3 दिन में आपकी साइकिल का पुर्जा पुर्जा जितना है नट बोल्ट ढीला हो गया, है ना? बाइक्स वगैरह का तो जनरली नहीं होता है। उसकी नट बोल्ट की डिजाइन ही स्टैंडर्ड करते हैं। साइकिल का बहुत अच्छा एग्जांपल है, नट बोल्ट ढीला हो जाता है, गिर जाता है ना? तो वाइब्रेशन के कारण जनरली हमारा जो नट बोल्ट है ये खुल जाते हैं, ठीक है? ज़्यादा अगर वाइब्रेशन में आप चाहते हो, जैसे मैं खुद टीवीएस की जो कंपनी की आती है, अलग-अलग कंपनी की नट बोल्ट आती है, तो टीवीएस की जो नट नट बोल्ट आती है टीवीएस कंपनी की, नट बोल्ट हर हीरो में भी यूज़ करते हैं, बहुत जगह यूज़ करते हैं। तो इसकी जो ये जो थ्रेड की जो पिच होती है ना, 2 थ्रेड के बीच का डिस्टेंस, जो पिच होती है ना, वो बहुत कम होती है। तो पिच कम होने की वजह से ना, ज़्यादा वाइब्रेशन पे भी ये हमारा नट बोल्ट फेल नहीं होता है। क्लियर है? इसीलिए आप ध्यान दोगे जहाँ भी अपाचे वगैरह में या फिर पल्सर वगैरह में देखोगे तो टीवीएस का ही नट हम यूज़ करते हैं जनरली और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कितनी दिन तक गाड़ी हो जाए ऐसा नट बोल्ट ढीला होने का चांस बड़ा कम रहता है। ठीक है? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पावर स्क्रू। पावर स्क्रू का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, आप जैक जानते हो? जो गाड़ियों-वाड़ियों का जैसे आप आपकी व्हीकल है और कभी पंचर हो जाती है तो उसको पंचर टायर चेंज करने के लिए आप नीचे जैक लगाते हो ना, तो उसको घुमाते हो तो ये खुलता जाता है। वही तो है हमारा पावर स्क्रू, ठीक है? जैक। अ पावर स्क्रू इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वेनिंग रोटरी मोशन इंटू लीनियर मोशन। आप क्या करते हो? आप पावर स्क्रू देखो इसी को देखिए ये हमारा है, इसको आप रोटेट करोगे तो ये लीनियर ट्रांसलेट करेगा, इस तरीके से ऊपर या नीचे। आपका जैक किस तरीके का आप जैक को घुमा जैक का जो पार्ट होता है, जैक में ये जो पार्ट होता है आप यहाँ पे हैंडल डालते हो, हैंडल डाल के इसको रोटेट करते हो तो यहाँ से आपका ये जो थ्रेड है वो बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है? तो एंड ट्रांसमिटिंग पावर, यस इट इज ट्रांसमिट पावर। ली आपका जो लेथ मशीन में लीड स्क्रू हो गया वो भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। दैट ऑल आर द पावर स्क्रू। A power screw is also called a translational screw. It uses helical translatory motion of a screw thread is transmitting power rather than clamping the machine component. तो जैसे कि हमारा जो थ्रेडेड जॉइंट्स होते हैं, हम उसको क्या करते हैं 2 पार्ट ले जैसे एक पार्ट हमारा है, दोनों पार्ट को जॉइंट करने के लिए हम उसमें होल कर हम नट बोल्ट डालकर क्लैंप कर देते हैं। ठीक है? वो स्टेशनरी हो जाता है, बट जो पावर स्क्रू होता है, वो क्लैंप नहीं होता है, वो मूवेबल होता है, पावर ट्रांसमिट करता है। ठीक है? कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स और भी दिए गए हैं लाइक द मेन एप्लीकेशन ऑफ पावर स्क्रू आर एज़ फॉलोज़: टू रेज़ द लोड एग्ज़ाम्पल स्क्रू जैक, ठीक है? यही जैक की जो बात कर रहा हूँ। टू ऑब्टेन एक्यूरेट मोशन इन मशीन ऑपरेशन लीड स्क्रू ऑफ लेथ मशीन, ठीक है? जब लीड स्क्रू का क्या काम करते हैं, लीड स्क्रू में हमारा इस तरीके से थ्रेड बने होते हैं और जब आप अपने लेथ मशीन पे कोई थ्रेड बनाने वाला वर्क करते हो तो आप अपने हाथ से और पिच तो कर नहीं पाओगे, थोड़ा बहुत पिच ऊपर नीचे हुआ तो आपका तो पूरा मशीन पार्ट ही खराब हो जाएगा। इसलिए हम लीड स्क्रू के टर्निंग पे उसको एडजस्ट करके ऑटोमेटिक कर देते हैं, जिसकी वजह से हर टर्न के अकॉर्डिंग आपके पार्ट पे भी थ्रेड बनते जाते हैं इक्वल पिच पे, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टू क्लैंप अ वर्क पीस वॉइस, एग्जांपल वॉइस सबसे एग्जांपल है। टू लोड अ स्पेसिमेन लाइक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, या फिर अपना यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में भी रहता है ना, आप घुमाते हो तो फिर वो नीचे की ओर आता है, फिर आपके पार्ट को टाइट करता है, या फिर अपना बहुत जगह होता है यार गाइस। और क्या बोले, ड्रिल मशीन, जो ऊपर हैंड ड्रिल मशीन होता है, वर्टिकल ड्रिल मशीन होता है, आप हाथ से घुमाते हो तो नीचे आकर ड्रिल करता है। सब में तो यही हमारा पावर स्क्रू ही यूज होता है, ठीक है? There are three essential part of power screw, that is screw, nut and a part to hold either the screw or nut in its place like this, ठीक है? Depending upon the holding arrangement, power screw operate in two different ways. Power screw obtain in two different ways. In some cases, the screw rotate. कुछ cases क्या होता है कि आपका जो screw है वो rotate होता है in its bearing while the nut has
एक्सियल मोशन। क्लियर है? आपका स्क्रू रोटेट होता है और आपका जो नट है वो अप और डाउन होता है कुछ-कुछ प्रोसेस में। कुछ-कुछ प्रोसेस में हमारा नट फिक्स होता है और हमारा जो स्क्रू होता है वो अप डाउन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उम, लेथ मशीन का ले लिया जाए, ड्रिल वर्टिकल ड्रिल मशीन का ले लिया जाए ये सब। इन अदर एप्लीकेशन द नट इज़ केप्ट स्टेशनरी, ओके, जैसे मैंने बताया, एंड स्क्रू मूव्स इन एक्सियल डायरेक्शन। Screw jack and machine voice versa are the example areas. Screw jack, voice machine voice are the example of this category. ठीक है? The lead screw of lathe is the example of this category. Lead screw में क्या होता है? लीड स्क्रू जो होता है हमारा लेथ मशीन का, उसका क्या होता है कि उसका जो नट है वो फिक्स होता है और सॉरी, आपका नट घूमता रहता है लीड स्क्रू, क्योंकि जो लीड आप देखोगे ना, जो लेथ मशीन में लीड स्क्रू लगा रहता है वो तो फिक्स होता है। इसके ऊपर है जो आपका पूरा का पूरा सिस्टम है वही तो मूव करता है। ये जनरली नट वाला पार्ट मूव करता है, तो ये आता है लेथ मशीन का इस कैटेगरी में। आगे देखा जाए एडवांटेजेस क्या है, देखिए ये है हमारा जैक। ठीक है? तो एडवांटेजेस ऑफ पावर स्क्रू क्या-क्या इसके एडवांटेजेस हैं, काफ़ी सारे एडवांटेजेस मैंने यहाँ लिखा हूँ। जैसे अ पावर स्क्रू हैज़ लार्ज लोड कैरिंग कैपेसिटी। सही बात है, बड़े-बड़े ट्रक को उठा देता है ना? द ओवरऑल डायमेंशन ऑफ पावर स्क्रू आर स्मॉल रिजल्टिंग इन कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन। इसलिए तो बनाया गया था भाई। अब देखते हो कितने छोटे-छोटे होते हैं हमारे जैक। कितने छोटे-छोटे होते हैं और बड़े से बड़े ट्रक को भी उठा देते हैं। और पावर स्क्रू इज़ अ सिंपल टू डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन है इसका। आप देख ही रहे हो फ़ोटो में, एक हमारा नट होता है, एक स्क्रू होता है, एक हमारा कंपार्टमेंट होता है। ठीक है? एक लीवर से आपको रोटेट करना है, बस हो गया। The manufacturing of power screw is easy without requiring specialist machinery. Square thread are turned on the lathe. Square टिप्स उस पे होते हैं। ट्रापेजोइडल थ्रेड्स आर मैन्युफैक्चर ऑन थ्रेड मिलिंग मशीन। देखो, तो उस पे जो स्क्वायर थ्रेड होते हैं स्क्रू, पावर स्क्रू में, ये स्क्रू में अगर स्क्वायर थ्रेड है तो वो जो स्क्वायर थ्रेड है वो लेथ मशीन की हेल्प से उस पे बनाया जाता है, क्योंकि वैसे भी जो हमारी इसकी लेंथ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो हमारा ट्रेपेजॉइडल थ्रेड होते हैं, अगर ट्रेपेजॉइड शेप का अगर इस पे थ्रेड बना हुआ है, वो हम जनरली मिलिंग मशीन से बनाते हैं पावर स्क्रू पे। ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना। स्क्वायर थ्रेड है, पावर स्क्रू पे हम लेथ मशीन से बनाते हैं, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड जो है हम मिलिंग मशीन से बनाते हैं। ठीक है? A power screw provide large mechanical advantages. फॉर एग्जाम्पल अ लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन, आप मान लीजिए लीवर से 15 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हो, आप 40 किलो न्यूटन 40 400 न्यूटन के ऑब्जेक्ट्स को आप उठा रहे हो। जाहिर सी बात है। अ पावर स्क्रू प्रोवाइड प्रिसाइजली कंट्रोल्ड एंड हाईली एक्यूरेट। यस, आप जितना लीवर को टर्न करोगे, आधा टर्न करोगे तो ये हाफ ही बाहर आएगा, पूरा टर्न करोगे तो एक थ्रेड बाहर आएगा। बहुत ज्यादा ये एक्यूरेसी बड़ी अच्छी होती है इसकी। A power screw gives smooth and noiseless service without maintenance. आप देखते होगे आपका जैक वगैरह, गाड़ियों में जैक वगैरह जो यूज़ करते हैं, तो 10-10 साल, 10 साल ज़्यादा बोल दिया मैंने, 3 साल, 4 साल, 5 साल उसको कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कंटिन्यूअस काम करता रहता है। There are few parts in power screw, this reduce cost and increase reliability. ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। A power screw can be designed with self-locking property in screw jack. स्क्रू जैक में हमारा एक सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ लॉकिंग क्या होता है, हम कभी-कभी क्या होता है स्क्रू जैक को हमने घुमा के ऊपर तक किया, ज़्यादा लोड की वजह से फिर हमारा वो बैक आने लगता है। होता है ना? जैसे कि अगर आपने स्क्रू जैक से आप लीवर से इसको रोटेट कर रहे हो तो हमारा जो स्क्रू है वो बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है? अब मान लीजिए ये हमारा स्क्रू का जो है 200 मैक्सिमम 200 न्यूटन के ऑब्जेक्ट्स को उठा सकता है। अब इसके ऊपर 400 न्यूटन का चीज़ें रखा है, तो आप कहोगे कि ये बैक आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ़ बाहर की ओर निकलता है, अंदर की ओर लॉक हो जाता है। अंदर की ओर लाने के लिए आपको यहाँ ये लीवर को ही अपोज़िट डायरेक्शन में रोटेट करोगे तभी ये अंदर की आएगा। दैट इज़ सेल्फ लॉकिंग डिवाइस। सेल्फ लॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट लोड फॉर डिसेंडिंग ऑन इट। डिसेंडिंग ऑन इट मतलब अपोज़िट ज़्यादा लोड होने की वजह से ऐसा ना हो कि स्क्रू जैक वापस से अंदर आने लगे। आप गाड़ी के नीचे घुसकर काम कर रहे हो, थोड़ा-सा लोड बढ़ा कि गाड़ी आपके ऊपर ही गिर गई, है ना? ऐसा नहीं होता, ये इसीलिए इसमें सेल्फ लॉकिंग प्रॉपर्टी होती है। आगे डिसएडवांटेजेस भी है इसकी, कुछ बात करते हैं। अ पावर स्क्रू हैज़ वेरी पुअर एफिशिएंसी एज़ लो एज़ 40%। कौन-सी एफिशिएंसी की बात कर रहा है भाई? देयरफॉर इट इज़ नॉट यूज्ड इन कंटीन्यूअस पावर ट्रांसमिशन, ओके, इन मशीन टू, विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ लीड स्क्रू। लीड स्क्रू को छोड़ के जनरली उसकी बात अलग है।
Power screw are mainly used for intermediate motion that is occasionally required for lifting the load. अब अपनी गाड़ी का चक्का रोज तो चेंज करते नहीं हो, है ना? अपने व्हीकल का चक्का, व्हील रोज तो आप चेंज करते नहीं हो। हफ्ते में या फिर महीने में आपका एक आध बार कभी पंचर होती है गाड़ी तो आप इसका यूज करते हो। कंटिन्यूअस इसीलिए आपका जो इसकी लाइफ है काफी लंबी होती है। बट अगर कंटिन्यूअस आप जानते हो, आप कहते हो ना नट बोल्ट को बार बार मत खोलो नहीं तो वो स्लिप हो जाएगा, वही इसके साथ भी होता है क्योंकि थ्रेड वाले जितनी चीजें होती है ना गाइस, वो एक कभी ना कभी ज़्यादा यूज़ होने पे स्लिप होते ही होते हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं हाई फ्रिक्शन इन थ्रेड कॉजेस रैपिड वियर ऑफ स्क्रू और द नट। ये तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, फ्रिक्शन तो होता ही है क्योंकि लोड पड़ने के कारण। इन केस ऑफ स्क्वायर थ्रेड, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर और ट्रेपेजोइडल की जब भी बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इन केस ऑफ स्क्वायर थ्रेड द नट इज यूजली मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल एंड रिप्लेस्ड व्हेन worn आउट, ठीक है? बट इन ट्रेपेजोइडल थ्रेड a split type of nut is used to compensate for the wear. Therefore, wear is serious problem in power screw. ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आगे हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ थ्रेड। अब किस किस तरीके के थ्रेड होते हैं, हमने देखा एक स्क्वायर थ्रेड होते हैं पावर स्क्रू पे, जिसको हम थ्रेड लेथ मशीन से बनाते हैं, लेथ मशीन से बनाते हैं। एक होता है हमारा ट्रेपेजॉइडल थ्रेड होते हैं पावर स्क्रू पे, जिसको हम मिलिंग मशीन की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ टर्म्स भी लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं हम देख लेते हैं। द थ्रेड यूज्ड फॉर फास्टनिंग पर्पस सच एज वी थ्रेड आर नॉट सुटेबल फॉर द पावर स्क्रू, ठीक है? जो वी शेप के हमारे जो थ्रेड होते हैं, वी इस तरीके के जो थ्रेड बनते हैं ना, नट बोल्ट पे जनरली बनते हैं फास्टनर्स पे, वो हम यहाँ पे पावर स्क्रू में यूज नहीं करते हैं, ठीक है? नॉट सुटेबल फॉर पावर स्क्रू। द पर्पस ऑफ फास्टनिंग थ्रेड इज टू प्रोवाइड हाई फ्रिक्शनल फोर्स which lessen the possibility of losing the part assembled by the thread joint. Okay, so on the other hand, the purpose of power transmission thread is to reduce friction between screw and mill. Therefore, V thread are not suitable for the power screw. Clear है? So screw with smaller angle of thread such as trapezoidal thread are preferred for the power transmission. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देयर आर टू पॉपुलर टाइप ऑफ थ्रेड यूज्ड फॉर पावर स्क्रू, वन इज स्क्वायर एंड सेकंड इज आईएसओ मैट्रिक ट्रेपेजॉइडल। आईएसओ स्टैंडर्ड है, ठीक है? ये आप देख सकते हो, ये पिच है हमारा, ये इसको बोलते हैं p/2 लेंथ ऑफ टिथ। ये एंगल 30 डिग्री, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड का जो एंगल बनता है जनरली 30 डिग्री हम इसको रखते हैं। आगे देखेंगे देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ स्क्वायर थ्रेड ओवर ट्रेपेजॉइडल थ्रेड। क्या है भाई, स्क्वायर थ्रेड क्यों अच्छा होता है, स्क्वायर थ्रेड क्यों अच्छा होता है एज कंपेयर टू ट्रेपेजॉइडल थ्रेड? तो देखिए द एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेड इज मोर देन दैट ऑफ ट्रेपेजॉइडल थ्रेड। पहली बात तो इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है ट्रेपेजॉइडल थ्रेड से। दूसरा चीज इस पॉइंट में लिख रहा है देयर इज नो रेडियल प्रेशर और साइड थ्रस्ट ऑन द नट। नट पे स्क्वायर थ्रेड जो होता है ना, क्योंकि देखो इसका नट पे भी स्क्वायर थ्रेड होता है, बोल्ट पे भी स्क्वायर थ्रेड होता है। तो जो एक्सियल रेडियल जो ट्रांसफर होता है, क्योंकि देखो नट पे भी इस तरीके का होता है और बोल्ट पे भी इस तरीके, तो रेडियल जो ट्रांसफर ऑफ फोर्सेस होते हैं ना, या साइड थ्रस्ट की बात करें, वो कम हो जाता है, ठीक है? दिस रेडियल प्रेशर इज कॉल्ड ब्रस्टिंग प्रेशर ऑन द नट, ठीक है? सिंस देयर इज नो साइड थ्रस्ट द मोशन ऑफ द नट इज यूनिफॉर्म एंड द लाइफ ऑफ नट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ये कुछ एडवांटेजेस है स्क्वायर थ्रेड के ट्रापेजॉइडल थ्रेड के कंपेयर में। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है स्क्वायर थ्रेड के। क्या है डिसएडवांटेजेस? स्क्वायर थ्रेड आर डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। ये तो आप खुद ही सोचो ना, जैसे अगर आपको ट्रेपेजॉइडल इस तरीके का चीज होता है, ये होता है, इस टीथ को बनाना आसान होता है एज कंपेयर टू स्क्वायर टाइप का। दे आर यूजली टर्न्ड ऑन अ लैथ with a single point cutting tool. Machining with a single point cutting tool is an expensive operation compared with machining with a multi point cutting tool. अब जो हमारा मिलिंग मशीन में देखो, मैंने क्या बोला था, स्क्वायर थ्रेड होता है वो लेथ मशीन पे बनता है, और लेथ मशीन का काम आप जानते हो बहुत स्लो काम होता है। और लेथ मशीन पे स्क्वायर थ्रेड अगर बनाना है तो आप सिंगल पॉइंट टूल का यूज करते हो, और सिंगल पॉइंट टूल में एक बार में एक ही हमारा टिथ बनता है। तो कितना, अगर आपको 20 सेंटीमीटर लेंथ को बनाना है तो आई थिंक 20 मिनट आपको लग जाएगा बनाने में, है ना? उसके बाद उसको फिनिशिंग करने में। बट हमारा जो मिलिंग मशीन में होता है, ये मल्टी मल्टी टूल होते हैं, उसकी वजह से एक ही बार में हमारे मैक्सिमम बहुत सारे टीथ कट जाते हैं। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं।
The strength of screw depends upon the thread thickness at the core diameter as shown in the figure. Square thread have less thickness at the core diameter than trapezoidal thread. This reduce the load carrying capacity of square. आप ये देख लीजिए, ठीक है, ये थिकनेस। अगला लास्ट पॉइंट है इसका डिसएडवांटेजेस का। द वियर ऑफ थ्रेड इज सरफेस बिफोर अ सीरियस बिकम्स अ सीरियस प्रॉब्लम। थ्रेड का जो सर स्क्वायर, क्योंकि देखो काफी ज्यादा सरफेस मिलता है स्क्वायर थ्रेड में, बोल्ट में भी स्क्वायर है, इन दोनों का फेस काफी ज्यादा कांटेक्ट में आता है, तो चांस है कि काफी ज्यादा वियर होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो लाइफ ऑफ दिस टाइप ऑफ थ्रेड विल बी लेस एज कम्पेयर टू ट्रापेजोइडल थ्रेड। It is not possible to compensate for wear in square thread. Therefore, when worn out, the nut or screw requires replace ही करना पड़ता है उसको, ठीक है। ये कुछ थे, आप याद रखना। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ट्रेपेजॉइडल थ्रेड ओवर स्क्वायर थ्रेड। अब ट्रेपेजॉइडल थ्रेड क्यों अच्छा है स्क्वायर थ्रेड से, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहला, ट्रेपेजॉइडल थ्रेड आर मैन्युफैक्चर ऑन अ थ्रेड मिलिंग मशीन पे हम बनाते हैं, पहली चीज। इट एम्प्लॉयज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, जिसकी वजह से इजीली हमारा बन जाता है, ठीक है। द ट्रेपेजॉइडल थ्रेड हैज मोर थिकनेस एट द कोर डायामीटर। कोर डायामीटर में ज्यादा थिकनेस होने की वजह से स्क्वायर थ्रेड से ज्यादा थिकनेस होता है, इस थिकनेस की बात कर रहा है। जैसे ये हमारा कोर डायामीटर होता है ना, ये जो डाया होता है ना हमारे थ्रेड स्क्रू का, ये हमारा कोर डाया होता है, ये हमारा आउटर डाया होता है ना, ये हमारा आउटर डाया होता है यहाँ से यहाँ तक, और ये होता है हमारा कोर डाया। तो ट्रेपेजॉइडल का जो कोर डाया होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्क्वायर थ्रेड। So a trapezoidal thread has more thickness at the core diameter than a square thread. Therefore, a screw with trapezoidal thread is stronger than an equivalent screw with square thread. Such a screw has a large load carrying capacity. इसीलिए जो आप जैक में देखोगे ना, मैक्सिमम जो जैक होता है उसमें हमारा ट्रेपेजॉइडल ट्रेपेजॉइडल थ्रेड ही आपको दिखेगा, ठीक है। ट्रिपल इस तरीके का ही थ्रेड आपको मैक्सिमम जो जेक है उस पे इस तरीके के थ्रेड ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ अगला देखते हैं, अगला पेज क्या कहता है ना, एक्मे थ्रेड। ये क्या कैसे होता है एक्मे थ्रेड, इसमें देखोगे इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्क्वायर थ्रेड। तो एक्मे थ्रेड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्क्वायर थ्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं इस टॉपिक पे। इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन स्क्वायर थ्रेड एंड कैन बी इजिली प्रोड्यूस। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपोजाइडल थ्रेड called acme thread and it is shown in the figure like this। तो इसका जो एंगल होता है 29 डिग्री के आसपास होता है, दिस इज पिच एंड दिस इज द लेंथ दैट इज पिच का हाफ, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल एंड एक्मे थ्रेड आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट द थ्रेड एंगल, ठीक है। थ्रेड एंगल डिफरेंस होता है। इन एक्मे थ्रेड द थ्रेड एंगल इज 29 डिग्री इंस्टेड ऑफ 30 डिग्री। ट्रेपोजाइडल थ्रेड जो होता है, हम आपको पीछे मैंने अभी पढ़ाया था, ट्रेपोजाइडल का जो थ्रेड होता है वो 30 डिग्री होता है, बट इन केस ऑफ एक्मे थ्रेड द 29 डिग्री रहता है, ठीक है। ये आप ध्यान है से रखना। आगे देखा जाए, दिस थ्रेड आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑन स्क्रू कटिंग लेथ, brass valves, cocks and bench valves, ठीक है। When used in conjunction with a split nut as on as on lead screw of lathe, the tapered side of the thread facilitate ready engagement and disengagement of halves of the nut when required. The relative advantages and disadvantages of Acme thread are same as those of trapezoidal thread, ठीक है। ट्रेपेजोइडल थ्रेड का जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस था वही हमारा एक्मे थ्रेड का भी है। तो बस डिफरेंस क्या है एक्मे थ्रेड में, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्क्वायर थ्रेड और इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेपेजॉइडल थ्रेड। In trapezoidal thread, there will be a 30 degree in between V grooves, trapezoidal groove, and in acme thread there will be 29 degree, ठीक है। नाउ बटरेस थ्रेड इस तरीके का होता है, इसमें स्क्वायर थ्रेड और ट्रेपेजॉइडल का मिक्सिंग कह सकते हैं, ठीक है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ थ्रेड कॉल्ड बटरेस थ्रेड, इट इज शोन इन द फिगर। आप देख रहे हो फिगर में, आप इसका जो एंगल है ग्रुप एंगल दैट इज 45 डिग्री रहता है, ओके। इट कॉम्बाइंस द एडवांटेजेस ऑफ स्क्वायर एंड ट्रेपेजॉइडल थ्रेड, देखिए यहाँ पे बता ही दिया, ये स्क्वायर और ट्रेपेजॉइडल थ्रेड से मिलके बना है। बटरेस थ्रेड आर यूज्ड वेयर अ हैवी एक्सियल लोड force acts along the screw axis in one direction only। जहाँ पे हैवी एक्सियल लोड एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो, वहां पे ऐसे हम
इसका यूज करते हैं बटरेस थ्रेड का। द एडवांटेजेस ऑफ बटरेस थ्रेड आर एज फॉलोज। या क्या एडवांटेजेस है भाई बटरेस थ्रेड का? तो इट हैज हायर एफिशिएंसी कंपेयर्ड विद ट्रापेजॉइडल थ्रेड। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कुछ इसमें एडवांटेजेस आ जाएंगे स्क्वायर थ्रेड के भी, कुछ ट्रापेजॉइडल के भी, तो ये जाहिर सी बात इसकी एफिशिएंसी बढ़नी ही बढ़नी है। इट कैन बी इकोनॉमिकली मैन्युफैक्चर ऑन अ थ्रेड मिलिंग मशीन। Okay, the axial wear at the thread surface can be compensated by means of split type nut। तो अगर इसमें हम स्प्लिट टाइप का नट यूज करेंगे तो हमारा जो सरफेस वियरिंग है वो कम हो जाता है। A screw with buttress thread is stronger than an equivalent screw with either square thread or trapezoidal thread. Okay, this is because of greater thickness at the base of the thread, that thickness will be much more। ठीक है। द बटरेस थ्रेड हैव वन डिसएडवांटेजेस, इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है। क्या है वो डिसएडवांटेजेस? इट कैन बी power, it can transmit power and motion only in one direction। ठीक है। On the other hand, square and trapezoidal threads can transmit force and motion in both the direction। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। बट हमारा जो थ्रेडेड जॉइंट होता है ऊपर जाने के साथ अपने एक्सिस पे रोटेट भी हो सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल है आपका, क्या बोला जाए, ड्रिल मशीन का देख लीजिए, है ना। देखिए यूजेस ऑफ वेरियस थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड आर यूज्ड फॉर स्क्रू जैक, प्रेस एंड क्लैंपिंग डिवाइस। क्लियर है? किसका? स्क्वायर का। ट्रेपेजॉइडल की बात करें तो ट्रेपेजॉइडल एंड एक्मे थ्रेड आर यूज्ड फॉर लीड स्क्रू एंड अदर पावर ट्रांसमिशन डिवाइस इन अ मशीन टूल। क्लियर है? बटरेस थ्रेड का यूज कहाँ करते हैं? बटरेस थ्रेड्स आर यूज्ड इन वॉइस where force is applied only in one direction। Buttress threads are ideally situated for connecting tabular component that must carry large force such as connecting the barrel to the housing in anti-aircraft gun। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे। अब एक ये जैसे वॉइस का आप देख रहे हो, यहाँ पे ये हमारा नट है, ये हमारा स्क्वायर थ्रेड रॉड है, एक हमारा स्क्रू है जिसपे स्क्वायर थ्रेड लगाया, दिस इज पिच, दिस इज आउटर डाया, दिस इज आउटर डाया। क्लियर है? आउटर डाया मतलब यहाँ से यहाँ तक। डी इज द मीन डायमीटर ऑफ स्क्रू एंड डी सी कोर डाया। ठीक है। तो आप टॉर्क स्क्रू का नाम सुने हो? टॉर्क टॉर्क टूल। टॉर्क टूल क्या करता है गाइस? जैसे अगर आपको रिंच से कोई नट बोल्ट को टाइट करना हो, तो जितना आप लोड लगाओगे उतना ही वो घूमेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ आपको या फिर कहते हैं ना ये नट कितने टॉर्क पे कसा हुआ, तो आप बोलते हो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे ये कसा हुआ है। ठीक है। 100 टॉर्क पे कसा हुआ है, इस तरीके से होता है ना। तो जनरली क्यों ऐसा ये टॉर्क टूल क्यों यूज करते हैं? ताकि आपका जो नट है फिल ना आपका मतलब स्लिप ना हो। जैसे ये नट बोल्ट का क्या है कि ये टाइटनिंग सिस्टम इसका मान लीजिए 100 चाहिए, तो ये जो टॉर्क टूल है 100 ही प्रोवाइड करता है। तो इसका कुछ यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह किया गया है। ये डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हेड है, हेड से ये लीवर लगा हुआ है, यहाँ पे लोड एक्ट हो रहा है, लीवर का लेंथ सेंटर से एल है, पिच पी और बाकी सब डायमीटर, ये हमारा नट है। इसको आप घुमाते जाओगे ना तो ये क्या होगा, ये इस तरीके से फैलता जाता है और ये जो नट है ये टाइट करता रहता है नीचे वाले सरफेस को। क्लियर है? यहाँ पे टाइट होता जाता है। The load to be raised or lowered is placed on the head of square thread rod, which is rotated by the application of effort at the end of lever for lifting or lowering the load। Development of screw and force acting are shown in the figure like this। ठीक है। This angle makes alpha and this is pi d and this is p। ठीक है। तो इस पर जब लोड एक्ट होगा, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये हमारा हेड है, ये नीचे डब्लू लोड एक्ट हो रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल ये अल्फा एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा डब्लू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा डब्लू साइन अल्फा। ये ऊपर हमारा नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज फोर्स एंड इज फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन, ये आपका पी लोड।
ठीक है, पावर, वेयर P इज द पिच ऑफ द स्क्रू, D is the mean, ये this D is the mean diameter of screw and its value is equal to D नॉट माइनस P by 2, आउटर डाया में से P by 2 से माइनस कर दोगे तो आपका निकल जाएगा मीन डाया। अल्फा इज द हेलिक्स एंगल, आपसे क्वेश्चन में यही पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द हेलिक्स एंगल ऑफ द स्क्रू कैथेटेड जॉइंट, एंड कैपिटल P, दिस कैपिटल P द एफर्ट यू कैन एक्ट विद द हेल्प ऑफ लीवर, ठीक है ये। तो इसका डेरिवेशन वगैरह है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल W इज द लोड टू बी लिफ्टेड, जो लोड आपको उठाना है दैट इज W। U इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्क्रू एंड नट, के बीच में जो फ्रिक्शन है स्क्रू और नट के बीच में दैट। tan phi वेयर phi इज द फ्रिक्शन एंगल, ठीक है। यहाँ से जो लोड निकलेगा दैट लोड इज इक्वल टू W tan अल्फा प्लस phi, ओके। फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, ठीक है यही फिगर था ना पीछे फॉर, ओके ये तो ये डाउन ये अप का टाइम है, लोअर लोड जब नीचे की ओर आ रहा होगा और ये जब वो पीछे वाला थे जब ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग tan अल्फा की जो वैल्यू आ रही है P अपॉन पाई डी, tan अल्फा लूँ तो P अपॉन पाई डी, ठीक है। अल्फा अल्फा क्या है यहाँ पे, हेलिक्स एंगल, क्लियर है। तो यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू P अपॉन पाई डी, क्लियर है। कहीं कहीं पिच को P से भी दिखाया जाता है, कहीं कहीं पिच को L से भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो हेलिक्स एंगल अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स P अपॉन पाई डी, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है इससे ना। टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, जो आप लोड लगा रहे हो, एफर्ट लोड लगा रहे हो P इंटू डी बाई टू, ठीक है। जो लोड लगा रहे हो वो P इंटू डी बाई टू सेंटर से, जो ये आपका लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। और टॉर्क रिक्वायर्ड, हाउ मच टॉर्क विल बी रिक्वायर्ड टू लोअर लोड बाय स्क्वायर थ्रेड स्क्रू, लोअरिंग द लोड, इन दैट केस टॉर्क तो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एफिशिएंसी एक आता है, एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेड स्क्रू। तो क्या होता है एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेड स्क्रू, द एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेड स्क्रू मे बी डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द आइडियल एफर्ट, that is effort required to move the load, ओके यहाँ पे फ्रिक्शन निगलेक्ट करना है, टू द एक्चुअल एफर्ट। तो आइडियल एफर्ट अपॉन एक्चुअल एफर्ट इज नोन एज एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर थ्रेड स्क्रू। तो एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर आइडियल एफर्ट अपॉन एक्चुअल एफर्ट, आइडियल एफर्ट क्या है W tan अल्फा, W tan अल्फा दैट इज आइडियल एफर्ट, एंड एक्चुअल एफर्ट कितना लग रहा था, दैट इज W tan अल्फा प्लस 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू। एफिशिएंसी में आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेजेस टू द वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी और वेलोसिटी के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। वी नो दैट मैकेनिकल एडवांटेजेस व्हिच इज इक्वल टू 2L अपॉन D tan अल्फा प्लस 5, मैकेनिकल एडवांटेजेस, एंड वेलोसिटी रेशियो विल बी 2L upon D tan alpha, therefore maximum efficiency of a square thread screw will be 1 minus sin alpha upon 1 plus sin alpha। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक हमारा ये फॉर्मूला यहाँ से इंपॉर्टेंट, ये दो फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। चलिए थ्रेडेड एंड बोल्ट जॉइंट के पे अब हम आते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है हमारा जो इसको पावर स्क्रू है खत्म हो गया है, और भी बहुत सारे टॉपिक है, डिजाइन ऑफ ट्रेपेजॉइडल स्क्रू, पावर स्क्रू, लेंथ, पिच से भी बहुत सारी चीजें हैं। बट हमें जूनियर इंजीनियरिंग में के लिए ये सब चीजें नहीं पढ़नी है, जितना चीजें मैंने आपको पावर स्क्रू में पढ़ाया ना इतना काफी है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब हम थ्रेड और बोल्टेड जॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, देख सकते हो दो पाइप को ज्वाइंट करने के लिए हम ये नट बोल्ट का यूज किए हैं, ठीक है। So, threaded joint is defined as a separable joint of two or more machine parts that are held together by means of thread fastening, such as bolt or nut के help से। Clear है? The salient features of this definition are as follows. Thread joint are used to hold two or more machine part together. दो या दो से ज़्यादा मशीन पार्ट हैं, उनको उनके पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हेल्प करता है थ्रेडेड एंड बोल्टेड ज्वाइंट। दिस पार्ट कैन बी डिसमेंटेड इफ रिक्वायर्ड। तो बाद में अगर हम उनको डिसमेंटल करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, तो हम इजीली नट बोल्ट खोलकर अलग भी कर सकते हैं विदाउट एनी डैमेजिंग। वेल्डिंग की तरह नहीं कट करना पड़ जाए पूरा पार्ट्स को, ठीक है। Therefore, thread joints are detachable joints unlike weld joint। Detachable joint मतलब temporary joint।
थ्रेड इज द बेसिक्स एलिमेंट ऑफ दिस जॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें का जो नट बोल्ट का कोई चीज है तो उसका थ्रेड है। बोल्ट पे अलग थ्रेड है, नट पे अलग थ्रेड है, तो वो कभी फिट नहीं होगा। द थ्रेड इज फॉर्म बाय कटिंग अ हेलिकल ग्रूव ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड एंड सिलेंड्रिकल होल। कोई कोई नट होता है उसके अंदर होल करके थ्रेड होता है, ठीक है, कुछ कुछ के बाहर होते हैं। तो ये चीज आपको शुरू में बताया था। द थ्रेड एलिमेंट कैन टेक द शेप ऑफ बोल्ट एंड नट, स्क्रू और स्टड। समटाइम्स थ्रेड आर कट ऑन द पेल्स टू बी ज्वाइंट। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ एडवांटेजेस हैं थ्रेडेड जॉइंट के। ये खूब सारे एडवांटेजेस लिखा है, आप पढ़ सकते हो। एडवांटेजेस में क्या बोला जा रहा है? द पार्ट आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ लार्ज क्लैंपिंग फोर्स। देयर इज वेज एक्शन एट द थ्रेड which increase the clamping force. There is no loosening of part, therefore thread joint are reliable joint. Clear है? The part are assembled by means of spanner. The length of the spanner is large compared to the radius of thread. Therefore, the mechanical advantages is more and force required to tighten the joint is small. तो बड़े बड़े जो हमारे नट बोल्ट होते हैं, सोचो कितना आपके ट्रक में जो नट बोल्ट लगते हैं कितने हैवी हैवी लोड को झेल लेते हैं, और उनको टाइट करने के लिए, उनको डिसमेंटल करने के लिए आपको सिर्फ एक पाना से, रिंच से थोड़ा सा फोर्स लगाओगे और आपका काम हो जाता है, ज्वाइंट कर लेते हो। ठीक है, यही चीज है। थ्रेड जॉइंट हैव स्मॉल ओवरऑल डायमेंशन रिजल्टिंग इन कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन। छोटा होता है, कॉम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन होता है, इजीली मैन्युफैक्चरिंग होता है। द थ्रेड आर सेल्फ लॉकिंग। सेल्फ लॉकिंग थ्रेड होता है, एक बार ऊपर चला गया, ठीक है, उसके बाद लोड लगाओगे, क्योंकि ग्रूव बने रहते हैं ना गाइस। देखो, आपके बोल्ट में भी, ये जो हमारा बोल्ट है इसमें भी ग्रूव बने हैं, क्लियर है, और नट में भी, आपका जो नट इसमें लगाए हो उसमें भी ग्रूव है। तो क्या होता है कि आप घुमाते हो तो ही ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है, घुमाओगे तो ही ये ऊपर नीचे आएगा। आप चाहोगे इस पे एक्सियल लोड लगाकर इसको डायरेक्ट यहाँ से घसका कर यहाँ भेज दें, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो नट का जो पिच है, बोल्ट का नट नट का जो थ्रेड है और बोल्ट का जो थ्रेड है, आपस में इस तरीके से लॉक्ड हो जाते हैं, है ना, लॉक नीचे ऊपर नहीं कर सकते। आप उसको रोटेट करके ही नीचे ला सकते हो, डायरेक्ट एक्सेल लोड लगाकर नहीं ला सकते हो। अगर ऐसा होगा होगा तो इसका मतलब क्या है? आपका थ्रेड स्लिप कर चुका है। The part joined together by thread joint can be detached as and when required. This requirement is essential in certain applications for the purpose of inspection, repair and replacement. तो जब मन करे खोल दो, जब मन करे जोड़ दो, है ना। कुछ डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस भी है नट बोल्ट का, वो भी हम देख लेते हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? थ्रेडेड जॉइंट रिक्वायर होल्स इन द मशीन पार्ट दैट आर टू बी क्लैम्प्ड। जहां भी आपको थ्रेडेड जॉइंट नट बोल्ट लगाना है तो वहां पहले बात तो मशीन में आपको होल करना पड़ता है, और होल करने की वजह से गाइस दिस रिजल्ट स्ट्रेस कंसंट्रेशन। होल की वजह से स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है नियर द थ्रेड पोर्शन ऑफ द पार्ट। सच एरियाज आर वल्नरेबल टू फटीग फेलियर। फटीग की वजह से वो एरिया जो है फेल हो सकता है, या फिर क्रशिंग की वजह से फेल। जैसे कि अगर प्लेट है, आपने प्लेट में होल करना है, यहाँ पे आपने होल कर दिया यहाँ, और नट बोल्ट लगा दिया, और इस पे लोड लग रहा है ज्यादा, तो क्या होगा, ये यहीं से फट जाएगा, है ना। थ्रेड जॉइंट लूजन व्हेन सब्जेक्टेड टू वाइब्रेशन, ये सबसे बड़ी इसका डिसएडवांटेजेस है। कितना भी अच्छा ब्रांडेड आप थ्रेडेड जॉइंट नट बोल्ट ले लो, वाइब्रेशन की वजह से वो ढीला होना ही होना है। Threaded fastener are considered as a major obstacle for efficient assembly. Okay. Manual assembly, the cost of tightening a screw can be 6 to 10 times the cost of screw itself, therefore. Okay. Now bolt vs screw, ये हमारा है बोल्ट नट, ये हमारा नट है, ये हमारा बोल्ट है, ठीक है, और ये हमारा स्क्रू है। इसमें कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे लिखा गया है, आप पढ़ सकते हो क्या डिफरेंसेस हैं। देर आर थ्री पार्ट ऑफ द थ्रेडेड फास्टनिंग: बोल्ट और स्क्रू, नट एंड वॉशर। ये चार पार्ट होता है थ्रेडेड में: बोल्ट होता है, स्क्रू होता है, नट होता है, वॉशर होता है। देयर इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बोल्ट एंड स्क्रू। क्या डिफरेंस है भाई? A ball is a fastener with a head. Okay, sorry. A bolt. This is not ball. It is a bolt. A bolt is a fastener with a head, and same bolt can be called screw when it's threaded into a tapped hole in one of the part, and there and not into the nut. Although ball and screw are similar. Okay, ball ही बोला जा रहा है इसको, क्लियर है।
ठीक है, नट बोल्ट के लिए जनरली क्या होता है गाइस, आपको होल करना पड़ेगा। आप होल करोगे ना, तो उसको फिट करने के लिए आप इधर से बोल्ट भी कसोगे, तब जाके सेट होगा। बट स्क्रू क्या होता है, सिर्फ आपको टैप कर देना है। जिस पार्ट में स्क्रू आपको टाइट करना है वहाँ पे रखो और घुमा दो, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे टाइट हो जाता है। इसमें इसके लिए हमें बोल्ट वगैरह की ज़रूरत नट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही ओवरऑल इसका मीनिंग है। A bolt is held stationary while torque is applied to the nut to make thread joint, whereas the torque is applied to the screw to turn it into machine thread is one of the part. A nut is a small symmetrical part, usually having hexagonal or square shape. इस तरीके का स्क्वायर या हेक्सागोनल होता है, containing matching internal thread. नट और बोल्ट का दोनों मैच होना चाहिए, तभी हमें स्क्रू में ये सब टेंशन नहीं है, थ्रेड बनना है, बस कर दो। ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन स्क्रू थ्रेड। तो स्क्रू थ्रेड में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है, वो आपको जानना है सब क्या क्या होता है। द फॉलोइंग टर्म्स यूज्ड इन स्क्रू थ्रेड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था, पहले ये देखिए, ये एक डायग्राम था, बहुत अच्छा डायग्राम था, इसको देखिए। ये एक डायग्राम था, ये देखिए, ये हमारा नट है, लिखा हुआ है, ये हमारा बोल्ट है। ठीक है, ये इसको हम सैंक बोलते हैं, दिस इज होल आर सैंक। क्लियर है। जहाँ पे थ्रेड, जितना पार्ट थ्रेड हुआ है उसको थ्रेड लेंथ बोलते हैं। पूरे को हम नॉमिनल लेंथ बोलते हैं, यहाँ से यहाँ के पार्ट को हम शैंक लेंथ, दिस इज ग्रिप लेंथ, रेडियस, ये हेड ऑफ, ये हमारा थ्रेड। ये कुछ टर्म्स है, पहले तो आप इसको समझ लीजिए। आगे चलते हैं, कहाँ थे ये। अब इसमें देखिए, ये हमारा जो बोल्ट है उसका ये एक्सिस है, ये हमारा नट है, नट का ये एक्सिस है। ठीक है। तो मेजर डायामीटर, इट इज द लार्जेस्ट डायामीटर ऑफ एन एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड हो चाहे इंटरनल थ्रेड, देखो बोल्ट में, नट में हमारा इंटरनल थ्रेड बना होता है, बोल्ट में हमारा एक्सटर्नल थ्रेड बना होता है। द स्क्रू इज स्पेसिफाइड बाय दिस डायामीटर, इट इज ऑल्सो नोन एज आउटसाइड और नॉमिनल डायामीटर। क्लियर है। देख सकते हो, ये हमारा नॉमिनल डायामीटर है, और जितने हमारे स्क्रू होते हैं या फिर जो हमारे बोल्ट होते हैं वो M10, मतलब उसका डायामीटर 10 होगा। जो हमारे बोल्ट्स वगैरह आते हैं ना, वो इस तरीके से नेमिंग से आते हैं, M10। ठीक है, M16, M14। ये 10 क्या है, यही नॉमिनल डाया की बात कर रहा है, इसी डाया का। ठीक है, और भी चीज़ें आगे हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। माइनर डायामीटर किसे कहते हैं, देखो नॉमिनल डायामीटर तो बता दिया, ये है हमारा नॉमिनल डायामीटर। ठीक है, दिस इज नॉमिनल डायामीटर, DN। एक होता है हमारा माइनर डायामीटर। माइनर डायामीटर देख लीजिए, ये अंदर वाला डायामीटर को बोला जाता है। इट इज स्मॉलेस्ट डायामीटर ऑफ एन एक्सटर्नल और इंटरनल स्क्रू थ्रेड। इट इज ऑल्सो नोन एज कोर और रूट डाया, कोर डाया भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये तो हमारा नॉमिनल डाया है, ये सैंक का, ये तो हमारा नॉमिनल डाया है। ठीक है, ये तो हमारा नॉमिनल डाया है। अब इस पे देखिए, इस तरीके का थ्रेड बना हुआ है ना, तो थ्रेड को बनने की वजह से इसका डाया कम हो गया है ना, सॉलिड डाया कम हो गया, तो ये जो डाया है डेट इज माइनर डाया। क्लियर है। पिच डायामीटर क्या होता है भाई, इट इज अ डायामीटर ऑफ एन इमेजिनरी सिलेंडर, दिस इज पिच डायामीटर। ये देखिए, यहाँ से ये जो ग्रूव बना है ना, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं पिच डाया। So it is a diameter of an imaginary cylinder on a cylindrical screw thread, the surface of which wood passes through the thread at such point as to make equal the width of the thread and the width of the space between the thread. ठीक है। Now pitch क्या होता है, it is the distance from a point of one thread to the corresponding point of next, this measured in an axial direction between corresponding। तो pitch क्या होता है भाई, ये देखिए, एक थ्रेड के कॉर्नर से दूसरे थ्रेड के कॉर्नर पे, ये हमारा पिच है। और पिच की वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिच, तो पिच होता है दैट इज 1 अपॉन नंबर ऑफ थ्रेड पर यूनिट लेंथ। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है पिच का, याद रखना है। ठीक है, अगला होता है लीड। लीड क्या होता है भाई, तो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ द सेम हेलिक्स। ठीक है, एंड इट मे ऑल्सो बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच अ स्क्रू थ्रेड advance axially, that is known as lead of।
लीड ऑफ द स्क्रू। क्रेस्ट क्या होता है? इट इज टॉप सरफेस ऑफ द थ्रेड। जैसे ये थ्रेड ऐसा बनता है ना, तो ये वाला टॉप सरफेस को हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। क्लियर है? रूट क्या होता है? और नीचे वाले को हम थ्रेड के जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको अपन रूट कहते हैं। ओके। डेप्थ ऑफ थ्रेड कि ये डेप्थ है कितना, ये कितना डेप्थ, वो थ्रेड कितने अंदर तक बना है, दैट इज डेप्थ ऑफ थ्रेड। क्लियर है? फ्लैंक क्या होता है? जो पार्ट पे थ्रेड नहीं बना होता है ना, उस पार्ट को फ्लैंक कहते हैं। एंगल ऑफ थ्रेड, अब थ्रेड का एंगल भी होता है, जैसे ये देखिए ये होता है थ्रेड एंगल, है ना, एंगल ऑफ थ्रेड। दो थ्रेड के बीच में, जैसे ये थ्रेड है ना, तो ये वी बन रहा ना, तो इनके बीच में एंगल क्या है भाई? दैट इज थ्रेड एंगल। स्लोप क्या होता? जैसे ये थ्रेड है ना, ये जो स्लोप है, ये थ्रेड का ये जो स्लोप है, इसको बोल दे कितना स्लोप भी कितना है, इट इज हाफ द पिच ऑफ थ्रेड। ये जो स्लोप होता है वो कितना होता है? जो भी पिच का हाफ होता है। ठीक है? पिच जो भी है उसका हाफ हो जाता है स्लोप। क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, सारे टर्म्स आपको याद रखना है। नाउ टाइप्स ऑफ स्क्रू फास्टनिंग। कितने टाइप की स्क्रू फास्टनिंग होते हैं? सबसे पहला होता है फॉलोइंग आर द कॉमन टाइप्स ऑफ स्क्रू फास्टनिंग। अ थ्रॉट बोल्ट और सिंपली अ बोल्ट is shown in the figure. It is cylindrical bar with a thread for the nut at one end and head at one end. देख सकते हो, ये इसको हम लोग थ्रॉट बोल्ट कहते हैं। ठीक है? थ्रॉट बोल्ट इसे कहा जाता है। इसका एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ हमारा इसका नट लगा होता है। ठीक है? नट लगा होता है, नट एट वन एंड एंड हेड एट अदर एंड। और ये हमारा पार्ट वन पार्ट टू दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द बोल्ट इज नोन एज सैंक। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये जो पार्ट है सैंक है, सिलेंड्रिकल पार्ट। इट इज पास थ्रू द ड्रिल्ड होल। जो आपने ड्रिल किया होल उसके अंदर से आपको डालना है। ठीक है? पास in two part of the fastener together and clamp them securely to each other as the nut is screwed. तो दो पार्ट को ज्वाइन करने के लिए दोनों में होल कीजिए, सैंक को डालिए और दूसरी तरफ से नट की हेल्प से उसको टाइट कर दीजिए। ठीक है? द थ्रू बोल्ट मे और मे नॉट हैव द मशीन फिनिश एंड आर मेड बाय अदर हेक्सागोनल और स्क्वायर थ्रेड, जो भी हो। A throat bolt should passes easily in the holes, इजीली उसमें अच्छी तरीके से घुस जाना चाहिए। ये सब चीजें यहाँ पे और भी चीजें लिखी गई हैं। टैप बोल्ट क्या होता है? टैप बोल्ट और स्क्रू डिफर्स फ्रॉम अ बोल्ट। ठीक है? नॉर्मल बोल्ट से अलग होता है। इट इज स्क्रूड इनटू अ टैप्ड होल ऑफ वन ऑफ द पार्ट टू बी फास्टेंड विदाउट द नट। तो बिना नट के अगर आपको दो पार्ट को ज्वाइंट करना, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे ये हमारा एक लकड़ी का टुकड़ा है पार्ट वन, और ये दूसरा पार्ट टू, दिस इज पार्ट टू। इन दोनों को अब इधर से यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे कुछ है मान लीजिए, तो मैं यहाँ नट तो नहीं लगा सकता, तो अपन क्या करेंगे, इसमें टैपिंग करते हैं ड्रिल मशीन से, और ड्रिल मशीन से टैप करेंगे तो क्या होता है, इंटरनल थ्रेड बन जाता है यहाँ पे, है ना। और फिर हम इसमें क्या करते हैं, स्क्रू टाइप का ये टैप बोल्ट को हम इसको डालते। टैप बोल्ट में क्या होता है, टैप बोल्ट में सिर्फ हेड होता है और इस पे थ्रेड बने होते हैं। इसमें विदाउट नट हम कसते हैं। सो दिस इज टैप बोल्ट। क्लियर है? आगे बात करते हैं स्टड। स्टड क्या होता है गाइस? देखो स्टड क्या होता है, स्टड इज अ राउंड बार थ्रेडेड एट बोथ एंड। One end of the stud is screwed into a tapped hole and the other part to be fastened while the other end receive a nut on it. ठीक है? As shown in the figure. तो ये भी हमारा जो है, एक देखो ये भी हमारा स्टड होता है ना, जनरली किस स्टड का ना लेंथ ज्यादा होता है और पूरे सरफेस स्टड के सारे सरफेस पे इस तरीके का हमारा थ्रेड बना होता है। तो आप इसको टैप तो कर ही सकते हो दो पार्ट के लिए, साथ में आप इस पे नट भी चढ़ा सकते हो। टैप के साथ साथ आप नेट भी चढ़ा सकते हो। ठीक है? यही स्टड होता है। स्टड जो होता है उसकी लेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नट बोल्ट और टैप बोल्ट। स्टड्स आर चीफली यूज्ड instead of tap bolts or for securing various kind of covers. Example, covers of engine cover में लगा and pump cylinder, valves chest। देखिए जैसे आपको बता रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरीके से इंजन में लगा रहता है। देखिए ये पिस्टन का पार्ट है ना, ये पिस्टन मान लीजिए, ये पिस्टन का पार्ट है। क्लियर है? इसके ऊपर हमारा लगता है हेड। ये हमारा सिलेंड्रिकल है,
इसके अंदर ही हमारा होता है पिस्टन, इसके अंदर होता है हमारा पिस्टन। क्लियर है नाउ? तो इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से होल बना रहता है, इस तरीके का होल रहता है। अब इसके ऊपर हमें हेड लगाना होता है, तो हेड में भी इस तरीके का होल होता है। और हेड के ऊपर हमें क्या लगाना होता है, हेड के ऊपर हमें मान लीजिए कवर लगाना पड़ता है पूरे इंजन के लिए। तो अपन क्या कहते हैं, हम यही स्टड डालते हैं। तो स्टड डालते हैं, तो स्टड ये जो हमारा हेड है और जो हमारा सिलिंड्रिकल चैम्बर है यहाँ से डालते हैं, तो ये यहाँ पे हमें बोल्ट की जरूरत, नट की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधे स्ट्रेट बोल्ट डालते हैं, इसको भी इसको टाइट कर देता है। इसके ऊपर जो चैम्बर लगाते हैं, चैम्बर को भी हम इसी स्टड में फंसाकर ऊपर से हम नट लगा देते हैं। तो इस तरीके से तीनों चीज हमारा फिक्स हो जाता है ना। ना आगे कुछ चीजें और हैं, और ये आई थिंक लास्ट टॉपिक है। कैप, अलग अलग टाइप के थ्रेड्स भी होते हैं, जैसे कैप स्क्रू, स्क्रू भी बहुत टाइप के होते हैं। कैप स्क्रू, द कैप स्क्रू आर सिमिलर टू टैप बोल्ट की तरह ही जनरली होता है, एक्सपेक्ट दे आर फॉर स्मॉल साइज, ये थोड़े से स्मॉल साइज के होते हैं टैप टैप बोल्ट से। एंड अ वेराइटी ऑफ शेप ऑफ हेड आर अवेलेबल, लाइक हेक्सागोनल हेड, इस तरीके का फिलेट हेड, राउंड हेड, फ्लैट हेड, दिस इज फ्लैट हेड, हेक्सागोनल सॉकेट, दिस इज फ्लूटेड सॉकेट। उसी तरह मशीन स्क्रू होता है। मशीन स्क्रू क्या होता है, दिस आर सिमिलर टू कैप स्क्रू विद द हेड स्लॉटेड फॉर अ स्क्रू ड्राइवर एंड आर जनरली यूज्ड विथ नट। नट के साथ जनरली हम इसका यूज करते हैं स्क्रू थ्रेड का। तो आप देख सकते हो, तो ये सब जो टाइप ऑफ स्क्रू है, ये आप बहुत जगह देखे होगे यार। मैं कहाँ का एग्जांपल दूं, ऐसा आप जो मशीन स्क्रू है आप कहाँ पे देखोगे, ओके, कार्बोरेटर याद है? आपकी गाड़ी में जो कार्बोरेटर लगा होता है, तो कार्बोरेटर में जो फ्यूल कंट्रोल करते हैं ना, तो उसमें एक इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का एक हमारा स्क्रू लगा होता है, उसी को हम मशीन स्क्रू कहते हैं। यहाँ पे टैप कर रहा था, तो आप इसमें अपने क्या बोलते हैं, पेचस प्लास डालकर, सॉरी पेचस डालकर आप उसको कम ज्यादा, जैसे आपका कार्बोरेटर है ना, तो कार्बोरेटर में इस तरीके से लगा होता है ये, ठीक है। आप अपना यहाँ पे डालकर इसको कम ज़्यादा कर सकते हो कि फ्यूल की सप्लाई कितनी चाहिए, कितनी कम चाहिए, कितना, मतलब जनरली इससे क्या होता है, आपकी गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ाया जाता है। ठीक है, आपकी जैसे कभी-कभी होता है पेट्रोल बहुत ज़्यादा आपकी गाड़ी यूज़ करने लगी है, तो आप जाओगे दुकान पे, तो मिस्त्री क्या करता है, इसी जो कार्बोरेटर में जो ये हमारा मशीन स्क्रू होता है, इसको कम या ज़्यादा करके कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती रहती है। जैसे कभी-कभी आपको बहुत एक और एग्जांपल देता हूँ आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, बाइक से रिलेटेड। जैसे आप जैसे ट्रैफिक में खड़े होते हो, कभी-कभी बाइक लेकर ट्रैफिक में खड़े होते हो, जैसे एक्सेलरेटर को आप छोड़ते हो तो आपकी बाइक तुरंत बंद हो जाती है। क्यों? आपने क्यों इसकी फ्यू बहुत टाइट कर रखा है, फ्यूल सप्लाई बहुत कम है। जब तक आप एक्सेलरेट करते हो फ्यूल सप्लाई होता है, जहाँ एक्सेलरेट छोड़ते हो तो बंद हो जाता है। तो क्या करते हैं, इस अगर आप चाहते हो आप उसके बाद आपको किक मारो, स्टार्ट करो, है ना? आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी कंटिन्यूअस स्टार्ट में रहे, आप गाड़ी को रोक दो, एक्सीलरेटर ना लो फिर भी स्टार्ट रहे, तो इसको थोड़ा-सा आप ढीला कर दोगे ना, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस आप इसको एक्सीलरेटर नहीं लोगे, फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्यूल सप्लाई होता रहता है, जिसकी वजह से इंजन चालू रहता है। ये एक बहुत अच्छा आपको चीज़ें बताया हूँ, ध्यान रखना। तो फिलहाल इतना ही हमें पढ़ना था इसमें। अब इसी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस तो बनते नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे आपको करा दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। थ्रेडेड जॉइंट एंड पावर स्क्रू के क्वेश्चंस बहुत गिन के 5-7 क्वेश्चन ही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्मे थ्रेड्स आर जनरली यूज्ड इन, कहाँ पे यूज करते हैं एक्मे एक्मे थ्रेड्स? स्क्रू कटिंग लेथ में हम जनरली इसका यूज करते हैं, ठीक है। अगला है, फॉर ए स्क्रू द एंगल ऑफ हेलिक्स, क्या था भाई, tan अल्फा इज इक्वल टू एल अपॉन पाई, वेयर एल इज द, क्या बोला है, is for a screw the angle of helix alpha is related to the lead L, यदि पिच की बात कर रहा है, एंड द मीन स्क्रू थ्रेड डायमीटर विल बी, मीन स्क्रू थ्रेड डायमीटर डी, मीन स्क्रू थ्रेड डायमीटर डी है, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इज इक्वल टू एल अपॉन पाई डी। ओके, नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेपेजॉइडल थ्रेड? बटरेस, बटरेस में ट्रेपेजॉइडल होता है? बिल्कुल नहीं, स्क्वायर में भी नहीं होता है। एक्मे थ्रेड होता है ना, ये ट्रेपेजॉइडल की तरह ही दिखता है, ठीक है, पढ़ाया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। नाउ अगला क्वेश्चन है इसका, the efficiency of self locking screw is, what is the efficiency of self locking? It is less than 50%.
सेल्फ लॉकिंग स्क्रू की जो एफिशिएंसी होती है वो 50% से कम होती है। द क्रस्ट डायामीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड इज सेम एज, जो स्क्रू का क्रस्ट डायामीटर होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारे मेजर डायामीटर के बराबर होता है। मेजर डायामीटर क्या पढ़ाया था, बताया, याद है ना, बस वही। द रिवेट हेड शोन इन द फिगर इज हेड, ये किस तरीके का रिवेट हेड है भाई, बताइए जल्दी से। यस, इट इज अ स्टेपल टाइप ऑफ हेड। क्लियर है, ये रिबेट टॉपिक का क्वेश्चन आ गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द बेंच वॉइस हैज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ थ्रेड। तो बेंच वॉइस पे क्या बताया था, किस तरीके का थ्रेड होता है, स्क्वायर थ्रेड। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड का मैं एग्जांपल में बेंच वॉइस वगैरह आपको बताया था। एग्जांपल वाली चीजें बहुत जरूरी है, याद कर कर करना। तो बस बहुत कम क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। अगला जो चैप्टर होगा हमारा साफ्ट की एंड कपलिंग, तो इस पे खूब सारे टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तब अपन तब डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो आई थिंक आपको, आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गया हो। कहीं दिक्कत वगैरह होता है गाइस तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, आप हमें वहाँ डीएम कर सकते हो बेफिक्र। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी मैसेज कर सकते हो कहीं पे दिक्कत आता है। और रही बात हमारे जो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ वीडियोस के बाद, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।